दोहतरे शीना एपिसोड 2 दूसरा बाब। मेरे चचा का घर हमारे घर की दीवार से मिला हुआ था। हर रोज चंद घंटे मैं उनके घर गुजारती। कभी कभार माँ भी आ जाती। उस दिन मैं अकेली ही उनके घर गई थी। जोहर का वक्त था और मैं लंबे लंबे और बहुत ज्यादा जीनों से ड्यूरी से शुरू जो होते थे और सहन में आकर खत्म होते थे नीचे आ रही थी कि अचानक एक जवान लड़का मेरे सामने आ गया। मैं होश बहता हो गई और गंग होकर रह गई। चंद लम्हात के लिए हमारी आंखें एक दूसरे से टकराईं। लड़के ने सर नीचे झुका लिया और मुझे सलाम किया। मैं अपनी धड़कनों की आवाज सुन सकती थी जो मेरे सीने से बाहर आने को बेताब हो रही थी। मैं इतनी सटपटा गई थी कि इसके सलाम का जवाब भी न दे सकी। सलाम और खुदा हाफिज किए बगैर ही सहन से दौड़ी और वहां से एक ही सांस में अपने घर के सहन की तरफ दौड़ती चली गई। मेरी भाभी हदीजा कुएं से पानी निकाल रही थी। उसने जैसे ही मुझे देखा तो पानी का डोल उसके हाथ से छूटकर कुएं में जा गिरा। वो डर गई थी, पूछने लगी, कदम क्या हुआ है? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैं अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी ताकि मेरी सांसें बहाल हो जाएं। मैं इसके साथ काफी बेतकल्लुफ थी। तमाम भाभीयों में से ये मेरी सबसे ज्यादा नजदीक थी। मैंने सारा माजरा उसे सुना दिया। वो हंसते हुए कहने लगी, मैं समझी शायद तुम्हें किसी बिच्छू ने काट लिया हो। तुमने पहले कभी कोई लड़का नहीं देखा? लड़के तो मैंने देखे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक ही गांव में रहें, लड़कों के साथ खेलें कूदें और इनसे कोई बात भी ना करें? अगरचे मुझे अपने बाबा के अलावा कोई लड़का और मर्द अच्छा नहीं लगता था। मेरी नजर में मेरे बाबा दुनिया के बेहतरीन मर्द थे। मैं इन्हें इतना पसंद करती थी कि इस उम्र में भी मेरी फकत यही आरजू थी कि मैं अपने बाबा से पहले मर जाऊं। गांव में जब भी कोई फोत हो जाता और हम उसके हतम और कुल में शरीक होते तो जैसे ही जहन मेरे में आता कि मुमकिन है एक दिन बाबा भी मुझे छोड़कर चले जाएं, तो मैं रोने लगती। इतना रोती कि रो रो के बेहाल हो जाती। सब यही सोचते कि मैं उस मुर्दे के लिए रो रही हूं। बाबा भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करते थे। अगरचे मैं 14 साल की हो गई थी, इसके बावजूद भी वो कभी कभी मुझे गोद में उठा लेते और मेरे बालों पर बोसा देते। इस रात मैं अपनी माँ की बातों से समझ गई थी कि वो लड़का बाबा के चचा का नवासा है और इसका नाम समत है। अगले दिन हमारे घर में कुछ मशकूक किस्म की आमदरफ्त शुरू हो गई। पहले बाबा के चचा आए, उन्होंने बाबा से बात की। इसके बाद बाबा की चची की बारी आई। सुबह अपने काम काज निपटाकर वो हमारे घर आ जाती और जोहर तक सेहन में बैठी मम्मा से बातें करती रहती। इसके बाद समत की माँ आ गई और फिर चंद दिन बाद समत के वालिद भी आन पहुंचे। मेरे बाबा राजी न थे। उनका कहना था, कदम अभी बच्ची है, अभी इसकी शादी की उम्र नहीं है। मेरी बहनें बुड़बुड़ाती, हम कदम से छोटी थीं तो आपने हमारी शादी कर दी, अब आप इसकी शादी क्यों नहीं कर रहे? बाबा जवाब देते, अब वक्त बदल चुका है। मैं जब ये देखती कि बाबा मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तो खुशी से नहाल हो जाती। मैं जानती थी कि वो मुझसे अपनी शदीद मोहब्बत की वजह से मुझे अपने आप से जुदा नहीं करना चाहते, मगर रिश्तेदार कहाँ चुप बैठने वाले थे। पैगाम भिजवाते और दोस्तों और जानने वालों को दरमियान में वास्ता बनाते ताकि बाबा रजामंदी हासिल कर सकें। इस बात को 1 साल गुजर चुका था और मैं मुतमईन हो गई थी कि बाबा अभी मेरी शादी नहीं करेंगे। लेकिन एक रात हमारे कुछ रिश्तेदार मर्द बगैर इतला दिए हमारे घर आ गए। बाबा के चचा भी उनके साथ थे। थोड़ी देर बाद बाबा ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो मर्द काफी देर तक कमरे में बैठे रहे और बातें करते रहे। मैं सेहन में सेबों के एक दरख्त के नीचे बैठी थी। सेहन तारीक था और किसी ने मुझे नहीं देखा था, लेकिन मैं इस कमरे को बखूबी देख सकती थी जिसमें मर्द बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद बाबा के चचा ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और इस पर कुछ लिखा। मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई। मैंने अपने आप से कहा, कदम बिलआखिर उन्होंने तुम्हारे बाबा जान से तुम्हें जुदा कर दिया। तीसरा बाब।
उस रात जब मेहमान चले गए तो बाबा ने मामा से कहा, खुदा की कसम मैं कदम की शादी पर अभी भी राजी नहीं हूं। मैं नहीं जानता कि नौबत यहां तक कैसे पहुंच गई। मेरे चचाजाद बाई का कसूर था। उसने रोना धोना मिटा दिया था और मुझे मजबूर कर दिया। इसने इंतहाई गमो अंदाज से कहा कि अगर उसका बेटा जिंदा होता तो क्या कदम को उसके साथ न ब्याहते। अब यही समझो कि समद मेरा बेटा है। बाबा के चचाजाद बाई का बेटा कई साल पहले जवानी ही में बीमार पड़ा और दुनिया से रुखसत हो गया। इसके जाने के बाद इसके वालिद हर वक्त उसकी याद में रोते रहते, जिन्हें देख देख कर आस पास के लोग भी रंजीदा हो जाते। अब उन्होंने इसी बात की आड़ लेकर बाबा की रजामंदी हासिल कर ली थी। कायश में रस्म थी कि मंगनी से पहले रिश्तेदार मर्द और सफेद रिश मुअम्मर हजरात एक जगह मिल बैठते और आपस में कुछ बातें तय कर लेते, हक महर मुअय्यन करते और शादी की खरीदो फराहत और दूसरे अखराजात का तहमीना लगाते और इन्हें एक कागज पर लिखते। ये कागज एक आदमी जाकर दूल्हा के खानदान वालों को दे देता। अगर दूल्हा के घर वाले इन अखराजात पर राजी होते तो कागज पर दस्तखत कर देते और इसके साथ वापसी पर दुल्हन के घर वालों के लिए एक तोहफा भी भेज देते। इस रात मैं सुबह तक दुआ करती रही कि बाबा हक महर और शादी के अखराजात ज्यादा रख दें ताकि दूल्हा के घर वाले कबूल ही ना करें। अगले रोज घर आए मेहमान में से एक आदमी वो कागज लेकर समद के वालिद के घर चला गया। इस वक्त मुझे मालूम हुआ था कि बाबा ने मेरा हक महर 5,000 तोमान मुकर्रर किया था, जो अखराजात बाबा और मम्मा ने मुशख्खस किए थे। समद के घर वालों को वो मंजूर न थे, लेकिन समद जैसे ही महर की रकम देखी तो नाराज होकर कहने लगा, इतनी कम क्यों है, महर ज्यादा करें। इर्द गिर्द के लोगों ने मुखालफत की थी। समद अपनी बात पर कायम रहा और महर में 5,000 तोमान का इजाफा करके कागज के नीचे अपने दस्तखत कर दिए। उस दिन सुपहर के वक्त एक आदमी ने वो दस्तखत शुदा कागज और जनाना लिबास का एक जोड़ा हमारी तरफ भेजा। अब मेरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। बाबा ने इतनी सादगी से पहली मर्तबा ही मेरा रिश्ता आने वाले को मस्बत जवाब दे दिया था और अपनी आखिरी औलाद को ब्याह दिया था। कुछ दिन बाद हमारे घर में मंगनी और मेहमानों की मिठाई खिलाने की तकरीब मुनक्कद हुई। मर्द एक कमरे में जबकि औरतें दूसरे कमरे में थीं। मैं सहन के कोने में मौजूद गुदाम के अंदर छुप गई और ज़ारो कतार रोने लगी। हदीजा हर जगह मुझे तलाश कर रही थी। बिलाहर उसने मुझे ढूंढ ही लिया। जब उसने मुझे इस रोती हुई हालत में देखा तो मुझे नसीहत करने लगी, लड़की इन हरकतों का क्या मतलब है? तुम बच्ची तो नहीं हो, 14 साल तुम्हारी उम्र हो गई है। तुम्हारी उम्र की सारी लड़कियां यही आरजू रखती हैं कि समझ जैसा कोई लड़का उनका हाथ मांगने के लिए आए और उनसे शादी कर ले। मगर समझ में क्या ऐब है? अच्छा खानदान है उनका, माँ बाप भी भले लोग हैं। अगर इस साल शादी न करोगी तो अगले साल तो करना ही पड़ेगी ना। हर लड़की को बिलआहर अपने शोहर के घर को सुधारना होता है, तो इस सूरत में समझ से बेहतर कौन है? तुम सोचती हो कि इस छोटे से गांव में समझ से बेहतर कोई शोहर तुम्हें मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस चीज का इंतजार कर रही हो कि किसी और दुनिया से कोई शहजादा उतरेगा, तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, तुम्हें ख्वाबों के महल में ले जाएगा? दीवानी लड़की न बनो, अपनी किस्मत को ठोकर मत मारो। समझ एक अच्छा लड़का है, उसने तुझे देखा और पसंद किया। जिद छोड़ दो और ऐसा काम न करो कि वो लोग पशेमा हो जाएं और उठकर चले जाएं। फिर कहेंगे कि हतमन लड़की में कोई ना कोई ऐब होगा। अगर ऐसा हो गया तो सारी उम्र घर के एक कोने में ही पड़ी रहोगी। भाभी की बातों से मुझे कुछ ढारस बधी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और सेहन में ले आई। कुएं से मेरे लिए पानी निकाला, पानी को एक तश्त में डाला और बच्चों की तरह मेरा हाथ मुंह धुलाने लगी। इसके बाद मुझे अपने साथ कमरे में ले गई और मैं शर्म से मरे जा रही थी। हाथ पांव ठंडे हो चुके थे और धड़कनें काबू से बाहर होती जा रही थी। मेरी बहन ने मुझे देखा तो खड़ी हो गई और अपनी सुरख शाल मेरे सर पर डाल दी। सब खवातीन तालियां बजाने और तुर्की जुबान में मेरे लिए शेर पढ़ने और गाना गाने लगी, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अब के
अब मैं दुल्हन बनने जा रही थी। दिल में खुदा खुदा कर रही थी कि जितना जल्दी हो सके मेहमान चले जाएं और अपने बाबा को देखूं। मुझे यकीन था कि बाबा जैसे ही मेरे सर पर हाथ फेरेंगे मेरे सारे रंजो गम और परेशानी कारफूर हो जाएगी। इस वाक़े को चंद रोज गुजर गए। एक दिन सुबह बाहर की सी फजा थी। मैं सहन में खड़ी थी। हमारा सहन काफी बड़ा था। इसके इर्द गिर्द कमरे ही कमरे थे। 2 दरवाजे थे, जिनमें से एक गली में जबकि दूसरा एक बाग में खुलता था, जिसे हम बगीचा कहते थे। बगीचा खुबानी के दरख्तों से भरा हुआ था। मेरे जहन में ख्याल आया कि वहां जाऊं। बगीचा सरसब्ज और खूबसूरत था। दरख्तों पर कोंपलें फूट पड़ी थी और इनकी छोटी छोटी पत्तियां बाहर की पुरकैफ धूप में चमक रही थी। शदीद जाड़ा गुजरने के बाद इस सरसब्ज फितरी मंजर को देखना और खूबसूरत और दिलनशीन हवा को महसूस करना इंतहाई लज्जत बख्श होता था। अचानक मैंने एक आवाज सुनी। गोया दरख्तों के पीछे से कोई मुझे आवाज दे रहा था। पहले तो मैं डरी और फिर हैरान रह गई। जैसे ही मैंने अपने कान खड़े किए तो साफ आवाज सुनाई दी। इसके बाद एक आदमी दरख्तों के पीछे छोटी दीवार से कूदकर बगीचे में आ गया। मैंने जैसे ही वहां से हरकत करना चाही, दीवार पर एक साया भागता हुआ आया और मेरे सामने खड़ा हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वो समद था। उसने खुशी से मुझे सलाम किया। मैं हौस बहता हो गई। सर पर अपनी चादर सीधी की, सर नीचे झुकाया और कुछ कहे बगैर हत्ता के सलाम का जवाब दिए बिना सर पर पांव रखकर सरपट भागती हुई सहनते दौड़ती 2 सीढ़ियों को एक एक कदम में फैलांगती हुई कमरे में घुस गई और कमरे को अंदर से ताला लगा लिया। समद ने थोड़ी देर खड़े होकर इंतजार किया। जब मेरे आने से मायूस हो गया तो नागवारी की हालत में सीधा मेरी भाभी के पास चला गया। इससे मेरी शिकायत करते हुए कहने लगा, ऐसा लगता है कि कदम मुझे असलन पसंद नहीं करती। मैंने लाख जतन करके छोने से छुट्टी ली, फकत इसके वास्ते कि कदम से मिल लूं और उससे 4 बातें कर लूं। काफी देर तक उनके घर वाले बगीचे की दीवार के पीछे ताक लगाए बैठा रहा, यहां तक कि उसे अकेला देख ही लिया। लेकिन वो ऐसी बेइंसाफ है कि उसने मेरे सलाम का जवाब तक नहीं दिया और मुझे देखते ही भाग गई। जोहर के नजदीक हदीजा हमारे घर में आई और कहने लगी, कदम सुपहर को हमारे घर आओ। आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। मैं अकेली हूं, तुम आकर मेरी मदद कर दो। सुपहर के वक्त मैं उनके घर चली गई। वो रात का खाना तैयार कर रही थी। मैं उसकी मदद करने लगी। मैं इस चीज से गाफिल थी कि हदीजा ने मेरे बारे में कोई मंसूबा बना रखा है। जैसे ही मगरिब की अजान हुई और अंधेरा फैलना शुरू हुआ तो मैंने देखा कि दरवाजा खुला और समद अंदर दाखिल हो गया। मुझे हदीजा पर शदीद गुस्सा आया। मैंने कहा, अगर मम्मा और बाबा को पता चला तो हम दोनों को मार डालेंगे। हदीजा हंसकर कहने लगी, अगर तुम्हारा मुंह बंद रहा तो किसी को कोई खबर नहीं होगी। तुम्हारा भाई भी आज घर पर नहीं है, वो अपने खेतों में पानी लगाने गया है। जब मेरी परेशानी कुछ कम हुई तो मैंने कंघियों से इसे देखा। इसकी शक्ल ऐसे क्यों थी? वो गंजा था। हदीजा ने उसे अंदर आने को कहा तो वो उस कमरे में आ गया जहां मैं थी। उसने सलाम किया। मैं इस वक्त भी इसके सलाम का जवाब न दे सकी। मैं कुछ कहे बगैर उठी और दूसरे कमरे में चली गई। हदीजा ने मुझे बुलाया। मैंने कोई जवाब न दिया। थोड़ी देर बाद वो समद को लिए हमारे कमरे दूसरे वाले में आ गई। हदीजा ने आंखों के इशारे से मुझे समझाया कि मैं अच्छा नहीं कर रही। इसके बाद वो कमरे से निकल गई। अब कमरे में समद था और मैं रह गई थी। मैं थोड़ी सी हिचकिचाई और फिर उठकर खड़ी हुई ताकि इसकी बोझल नजरों से भाग जाऊं। वो दरवाजे की चौखट में खड़ा हो गया और अपने दोनों बाजू खोलकर मेरा रास्ता रोक लिया। हंसकर कहने लगा, कहाँ? क्यों मुझसे भागती हो? बैठो, मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं अपना सर झुकाकर बैठ गई और वो भी बैठ गया, अलबत्ता मुझसे काफी फासले पर। इसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता बात करना शुरू की। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बीवी इसी तरह की हो, ऐसी वैसी ना हो। फिर कहने लगा, फिलहाल तो मैं तरबीती फौज में हूँ। इसके बाद चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी तरबियत खत्म हो जाए तेहरान जाकर कोई अच्छा सा काम शुरू कर दूं। मेरे चेहरे पर परेशानी देखी तो कहने लगा, ये भी हो सकता है कि शायद कायश में ही रह जाऊं। इसके बाद इसने अपना काम काज बताया।
कि मकान प्लस्तर करने का काम करता है और तेहरान में बेहतर तौर पर यह काम कर सकता है। मैं इसी तरह अपने सर को नीचे किए बैठी थी और कोई बात नहीं कर रही थी। समद ही आहिस्ता आहिस्ता बातें किए जा रहा था। आखिरकार उसे गुस्सा आ गया और कहने लगा, तुम भी तो कुछ बोलो, कोई बात करो ताकि मेरा दिल खुश हो जाए। मेरे पास कहने को कुछ ना था। मैंने चादर को गले से नीचे की तरफ से सख्ती से पकड़ रखा था और टक टक सामने वाले कमरे की तरफ देखे जा रही थी। जब उसने देखा कि मेरे मुंह से कोई बात निकलवाने में इसकी सारी कोशिशें बेफायदा हैं, तो खुद ही सवाल पूछना शुरू हो गया, तुम कहाँ जिंदगी गुजारना चाहती हो? मैंने कोई जवाब ना दिया। वो भी पीछे हटने वाला नहीं था। अपनी माँ के पास रहना चाहती हो? बिल आहर मैंने सकूत तोड़ा और फकत एक ही लफ्ज कहा, नहीं। इसके बाद फिर खामोशी। जब उसने देखा कि इतनी आसानी के साथ मुझसे कोई बात नहीं उगलवा सकता, तो वो भी खामोश हो गया। मैंने इस मौका को गनीमत जाना और हदीजा की मदद करने के बहाने उठकर दस्तरखान बचाने लगी। खाना भी मैंने लगाया। हदीजा इसरार कर रही थी, तुम समद के पास जाकर बैठो और बातें करो, मैं खुद काम कर लूंगी। लेकिन मैंने सुनी अनसुनी कर दी और बावर्ची खाने के काम करने लगी। समद तन्हा रह गया और दस्तरखान पर भी मैं और हदीजा के साथ ही बैठ गई। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन जमा किए और चाय लाने और बावर्ची खाने की सफाई के बहाने से वहां से उठ खड़ी हुई। समद ने हदीजा से कहा, मेरा ख्याल है कदम मुझे पसंद नहीं करती। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर हम दोनों इकट्ठी जिंदगी नहीं गुजार सकते। हदीजा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम परेशान ना हो, ऐसा होता रहता है, थोड़ा अरसा गुजर जाने दो, वो भी तुम्हें पसंद करने लगेगी। तुम जरा सब्र तहम्मुल से काम लो। समझ चाय पीकर चला गया। मैंने हदीजा से कहा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, गंजा है। हदीजा हंसने लगी, बस तुम्हारा यही मसला है पागल। अभी तो वो तरबीती फौज में है, कुछ माह बाद जब इसकी लाजमी फौजी तरबियत का दुरानिया खत्म हो जाएगा तो इसके बाल निकल आएंगे। लाजमी फौजी तरबियत ईरान में 18 साल से ऊपर हर मर्द के लिए 2 साल तक फौज में अपनी खिदमत पेश करना जरूरी होता है, सवाए उन अफराद के जो कानूनी तौर पर मुस्तसना हैं। इस खिदमत को इंजाम दिए बगैर वो बहुत से शहरी हकूक से महरूम रह जाते हैं। ईरान में इस तरबियत को सरबाजी और फौजी सरबाज कहा जाता है। ये सर्विस पाकिस्तान के तलीमी अदारों में दी जाने वाली दफाई फौजी तरबियत जैसी NCC नेशनल कैडेट कोर्स कहा जाता है की तरह है। 2002 तक पाकिस्तान के तलीमी अदारे ये तरबियत किसी न किसी हद तक राइज थी। फिर 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने मुल्क भर के अदारों से इसे खत्म कर दिया। वाज़िया रहे कि इस तरबियत का मकसद अपनी दिफा, इब्तदाई तिब्बी अमदाद, जंगी हालात में बेहतरीन नज़्मो ज़ब्त और हथियार चलाने की बुनियादी महारत का हसूल होता है। उसके बाद उसने पूछा, अच्छा तो दूसरी हामी? मैंने कहा, बातें बहुत करता है। हदीजा फिर हंस दी, इसका भी हल है, तुम सब्र करो और अपनी खाल से बाहर आकर इस शर्म हया को किनारे करो और इसे हरा सकती हो तुम। इसके बाद इसे बात करने की मोहलत ही नहीं मिलेगी। हदीजा की बातों से मुझे हंसी आ गई। इस हंसी ने हंसी मजाक का दरवाजा खोल दिया और हम काफी देर तक जागती, बातें करती और हंसती रही। कुछ दिन के बाद समद की माँ ने इत्तला भिजवाई कि वो हमारे घर आना चाहती हैं। वो दोपहर के वक्त अकेली हमारे घर में आई और अपने साथ एक पोल्ट्री भी लाई। माँ ने शुक्रिया अदा किया, पोल्ट्री ली और कमरे के दरमियान में रखकर मुझे इशारा किया कि मैं इसे खोलूं। मैं बादल ना हौसता कमरे में दाखिल हुई और दरमियान में जाकर बैठ गई और इस पोल्ट्री की गिरा खोल दी। इसमें कुछ कुर्तियां, लहंगे और कुछ अनसिले कपड़े थे, जिनमें से एक भी मुझे अच्छा न लगा। मैंने बगैर कोई शुक्रिया अदा किए कपड़ों को तय लगाया, इन्हें पोल्ट्री में रखा और जैसे पोल्ट्री खोली थी वैसे ही दोबारा गिरा लगा दी। समद की माँ समझ गई, मगर उन्होंने कुछ न कहा। मेरी माँ ने अपने होठ काटे और हफ्री से मुझे इशारा किया कि मैं शुक्रिया अदा करूं, मुस्कुराऊं और कहूं, बहुत अच्छे कपड़े हैं, मुझे बहुत पसंद आए। लेकिन मैं कुछ ना बोली और मुंह बनाकर एक तरफ जा बैठी। समद की माँ चली गई और उन्होंने जाकर सब कुछ समद को बता दिया। कुछ दिन बाद समद आया और इसने सर पर टोपी पहन रखी थी
ताकि इसका गंजापन जाहिर ना हो। इसके हाथ में एक बैग भी था। मुझे देखते ही वो हमेशा की तरह मुस्कुरा दिया और बैग मेरे हाथ में दे दिया। कहने लगा, ये लो, ये तुम्हारे लिए हैं। मैंने कुछ कहे बगैर बैग लिया और तहखाने में बने हुए कमरे में एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ भाग गई। इस जगह में मैं आपको ये बताती चलूं कि ईरान में हर घर के अंदर तहखाना बना होता है। ईरानी घरों की तामीर का एक ही अहम हिस्सा होता है ये तहखाना अक्सर औकात एक मुकम्मल घर होता है जिसमें एक खानदान आराम से जिंदगी गुजार सकता है। वो मुझे आवाजें देते हुए मेरे पीछे आ गया। इसने दरवाजे के पास खड़े होकर अपनी जेब से एक कागज निकाला और कहा, कदम, खुदा का वास्ता है, मुझसे मत भागो। देखो, ये छुट्टी का इजाजतनामा मैंने फकत तुमसे मिलने के लिए छौनी से छुट्टी ली है। मैंने कागज की तरफ देखा, लेकिन चूंकि लिखना पढ़ना नहीं आता था इसलिए मुझे कुछ समझ न आया। गोया समझ भांप गया। कहने लगा, मेरी छुट्टी का इजाजतनामा है, 1 दिन की छुट्टी थी। देखो, मैंने 1 को 2 कर दिया ताकि 1 दिन मजीद ठहर जाऊं और तुमसे मिल सकूं। अल्लाह करे किसी को समझ न आए। अगर किसी को पता चल गया कि मैंने इस कागज पर अपनी उस्तादी दिखाई है तो मेरा हशर नशर कर देंगे। मैं डर रही थी कि अगर इस दौरान कोई आ गया और उसने हमें बातें करते हुए देख लिया तो क्या होगा। मैंने कुछ ना कहा और कमरे में चली गई। नहीं मालूम वो कमरे में क्यों ना आया, वहीं दरवाजे के सामने ही कहने लगा, बस कम से कम मुझे ये तो बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो बता दो कि मैं कुछ और सोचूं। इस बार भी मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ ना था। इस कमरे में एक दरवाजा था जो दूसरे कमरे में खुलता था। मैं उस कमरे में चली गई। समद खुदा हाफिज कहे बगैर चला गया। बैग मेरे हाथ में था। मैं एक तरफ बैठ गई और उसे खोल कर देखने लगी। उसने कुछ कमीजें, जनाना लिबास और कुछ मकन्ने मेरे लिए खरीदे थे। मुझे इसका इंतहाब अच्छा लगा था। नहीं मालूम मुझ में इतनी जुर्रत कैसे आ गई। मैंने कपड़ों को बैग में जमा किया और बैग को बंद किया और सहन की तरफ दौड़ पड़ी। समद वहां नहीं था, वो जा चुका था। अगले दिन वो ना आया, उससे अगले दिन और फिर बाद के दिनों में भी वो ना आया। मैं इसके लिए थोड़ा थोड़ा परेशान होना शुरू हो गई थी। किसी को अपने हाल का दिल नहीं बता सकती थी। माँ से भी समद के बारे में पूछते हुए शर्म आती थी। एक दिन मैं चश्मे पर गई तो औरतों से सुना कि छौनी में रेड अलर्ट की कैफियत है और किसी को भी छुट्टी नहीं दे रहे। बाबा शाह के खिलाफ होने वाले मुजाहरों का तज़किरा घर में करते रहते थे और बता रहे थे कि अक्सर शहरों को फौज ने अपने कब्जे में ले रखा है और लोग शाह और इसकी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। लेकिन हमारा गांव पुरअमन था और लोग सुकून से अपनी जिंदगी के रोजमर्रा मामूलात में मशगूल थे। आखिरी बार समद को देखे 1 माह गुजर चुका था। उस दिन हदीजा और मेरा भाई हमारे घर में थे। हम लोग ड्यूटी में बैठे हुए थे। दूसरे देहाती घरों की तरह हमारे घर का दरवाजा भी रात के अलावा हमेशा खुला रहता था। मैंने सुना कि दरवाजे के पीछे से कोई या अल्लाह की आवाज दे रहा है। ईरान में जब भी कोई मर्द किसी घर में दाखिल होता है तो या अल्लाह पुकारते हैं ताकि घर की खवातीन और दूसरे अफराद संभल जाएं। वो समद था। पहली बार ऐसा हुआ था कि इसकी आवाज सुनते ही मेरी हालत और हो गई हो। दिल धड़कने लगा था। मेरा भाई ईमान जल्दी से दरवाजे पर गया और सलाम और अहवाल पुरसी के बाद समद को अंदर आने का कहा। समद ने मुझे देखा तो हमेशा की तरह मुस्कुराकर सलाम किया। मुझे महसूस हुआ कि मेरे चेहरे पर आग लग गई है। ऐसा लगता था मेरे गालों पर किसी ने 2 गरम गरम चम्मच रख दिए हों। मैंने सर झुका लिया और कमरे में चली गई। हदीजा ने समद को अंदर आने का कहा। जब वो आया तो मैं कमरे से बाहर चली गई। मुझे शर्म आ रही थी कि अपने भाई के सामने समद से बात करूं या जिस कमरे में वो बैठा हुआ था मैं भी उसी कमरे में बैठूं। समद 1 घंटे तक ठहरा और मेरे भाई और भाभी से बातें करता रहा। जब वो मुझे देखने से नाउम्मीद हो गया तो खड़ा हुआ और रुखसत के लिए खुदा हाफिज कहा। जूरी में से मुझे देखा तो कनारिया अमीर लहजे में कहने लगा, माजर चाहता हूँ, मैं मुहल हुआ और तुम्हें तकलीफ दी। बाबा और शीरी जान को सलाम कहना। हदीजा ने मुझे बुलाया और कहा, कदम, तुमने फिर बेवकूफ़ी कर दी।
اندر کیوں نہیں آئی؟ بیچارہ دیکھو تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہے۔ خدیجہ نے اس بڑے بیگ کی طرف اشارہ کیا جو اس کے ہاتھ میں تھا اور کہنے لگی، پاگل، یہ وہ تمہارے لیے لایا ہے۔ میں سمد کو دیکھ کر اتنی ہاس باختہ ہو چکی تھی کہ اس کے ہاتھ میں موجود بیگ کو اصلاً دیکھ ہی نہیں پائی۔ خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کمرے کے اندر والے کمرے میں مجھے لے گئی۔ ہم نے کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی اور بیگ کھول دیا۔ سمد نے بیگ کے اندر والے حصے پر اپنی بڑی تصویر چپکا رکھی تھی اور اس کے ارد گرد ٹیپ لگاتی تھی۔ تصویر دیکھ کر میں اور خدیجہ ہنسنے لگی۔ بیگ کپڑے اور ملبوسات سے بھرا ہوا تھا۔ کپڑوں کے اندر اس نے دلہنوں والے کچھ خوشبودار صابن رکھے ہوئے تھے تاکہ سارے کپڑوں میں خوشبو بھر جائے۔ ملبوسات پورے سلیقے سے طے کیے گئے تھے۔ خدیجہ نے مذاق شروع کر دیے، مرتی مرو، تم کتنی خوش قسمت ہو، وہ تمہیں کتنا پسند کرتا ہے۔ ایمان جو ہمارے پیچھے پیچھے آ گیا تھا دروازہ کھٹکائے جا رہا تھا۔ میں ڈر کر اٹھی اور کہا، خدیجہ آؤ بیگ کو کہیں چھپا دیں۔ خدیجہ نے تعجب سے پوچھا، کیوں چھپا دیں؟ مجھے شرم آ رہی تھی کہ ایمان بیگ کو دیکھ کر۔ میں نے کہا، اگر ایمان نے سمد کی تصویر دیکھ لی تو وہ سمجھ جائے گا کہ میں نے بھی اسے اپنی تصویر دے رکھی ہے۔ ایمان نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، دروازہ بند کیوں کیا ہوا ہے؟ کھولو، میں بھی دیکھوں۔ میں اور خدیجہ نے کوشش کی کہ تصویر کو اکھاڑ لیں، مگر نہ اکھڑی۔ ایسا لگتا تھا کہ سمد نے تصویر کے نیچے بھی الفی یا گوند لگا دی ہو کہ اتنی آسانی سے اترنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ خدیجہ نے مذاق کرتے ہوئے کہا، دیکھو مجھے لگتا ہے اس نے میجک بانڈ کے ساتھ تصویر چپکائی ہے، کس قدر خود پسند ہے۔ ایمان دروازے کو ایسے کوٹے جا رہا تھا جیسے اسے اکھاڑنے پر تلا بیٹھا ہو۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں اور تصویر کو کسی بھی صورت اکھاڑا نہیں جا سکتا، تو بیگ کو بند کیا اور کمرے کے ایک کونے میں اوپر نیچے رکھے گئے بستروں میں چھپا دیا۔ خدیجہ نے دروازہ کھولا۔ ایمان کی چھٹی حس بیدار ہو چکی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اندر آتے ہی اس نے نظروں سے پورے کمرے کو ٹٹولا اور پوچھا، وہ بیگ کہاں ہے؟ سمد قدم کے لیے کیا لایا ہے؟ میں نے آہستگی سے خدیجہ سے کہا، اگر تم نے اس کو بات کی ہوا بھی لگنے دی تو تمہاری خیر نہیں۔ خدیجہ نے ایمان کو ٹال دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ چوتھا باب۔ دن پہ دن آ رہے تھے اور گزر رہے تھے۔ سمد کبھی تو تھوڑے تھوڑے وقفے سے مجھے ملنے آ جاتا اور کبھی مہینہ مہینہ بھر نظر ہی نہ آتا۔ ملک کے حالات خراب ہو چکے تھے۔ شاہ کے خلاف ہونے والے مظاہرے شہروں سے نکل کر گاؤں تک پھیل چکے تھے۔ بہار ختم ہو گئی تھی، خزاں آئی اور وہ بھی چلی گئی۔ ٹھنڈی اور کڑکڑاتی سردی بھی گزر گئی۔ سمد کی غیر موجودگی میں کبھی تو میں اسے مکمل طور پر بھول جاتی، لیکن جیسے ہی وہ آتا مجھے ایسے لگتا کہ ابھی میرے اور اس کے درمیان کوئی حادثہ پیش آ جائے گا۔ یہ سوچ کر ہی میں پریشان ہو جاتی، مگر بابا کی میری طرف غیر معمولی توجہ میرے دل کے سکون اور خوشی کا باعث بنتی۔ جلد ہی مجھے سب چیزیں بھول جاتی۔ عید نوروز میں زیادہ دن نہیں رہتے تھے۔ ماں نے شام کے لیے کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کیا تھا اور رشتہ داروں کو دعوت دی تھی۔ سارے گاؤں والے میری ماں کو ایک سگڑ اور بہترین گرداری والی خاتون کے نام سے یاد کرتے تھے۔ پورے کائش میں ان جیسا کوئی کھانا بھی نہیں بنا سکتا تھا۔ ان کی محبت سے کوئی بھی سیر نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سب انہیں شیری جاں کے نام سے پکارتے تھے۔ اس دن میری بھابیاں اور بہنیں بھی مدد کرنے کے لیے ہمارے گھر آ گئیں۔ ماں نے سمد کے گھر والوں کو بھی دعوت دے رکھی تھی۔ غروب کے وقت ہم نے دیکھا کہ جس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اس کی چھت پر کچھ لوگ زور زور سے پاؤں مار کر چل رہے تھے اور شعر پڑھ رہے تھے۔ چھت کے درمیان میں ایک دریچہ تھا۔ گاؤں کے سب گھروں کی چھتوں پر اسی جیسے دریچے ہوا کرتے تھے۔ بچوں نے آ کر بتایا کہ چھت پر سمد اور اس کے دوست ہیں۔ ہم اسی طرح بیٹھے ان کی آوازیں سن رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ رسی سے بندھی ایک پوٹلی دریچے کے سے نیچے کمرے میں عین کرسی کے اوپر آ کر لٹک گئی۔ اس دعوت میں میری کچھ سہیلیاں بھی موجود تھیں۔ انہوں نے تالیاں بجا کر کہا، قدم اٹھو، پولٹری کو پکڑو۔ مجھے اب بھی یقین نہ ہو رہا تھا کہ سمد میرا دلہا ہے اور یہ پولٹری اس نے ایک رسم کے تحت اندر اتاری ہے، صرف میرے لیے جو کہ دلہن تھی۔
یہی وجہ تھی کہ میں اپنی جگہ سے نہ ہلی اور انہیں کہا تم جاؤ لے آؤ۔ میری ایک سہیلی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کرسی پر دھکا دیا اور کہا جلدی کرو۔ اب کوئی چارہ نہ تھا، میں کرسی پر چڑھی تاکہ پوٹلی کو پکڑ سکوں۔ لگتا تھا سمد مذاق کر رہا تھا۔ اس نے رسی اوپر کی طرف کھینچ لی۔ میں مجبور ہو گئی کہ اپنے پنجوں کے بل اوپر کی طرف اٹھوں، لیکن سمد نے دوبارہ رسی اوپر کھینچ دی۔ دریچے سے اس کی ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا ابھی تمہیں مزہ چکھاتی ہوں۔ میں اس طرح جھک گئی کہ سمد کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں کرسی سے اترنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنا ایک پاؤں زمین پر رکھ دیا۔ سمجھا کہ میں اس کی یہ حرکت مجھے اچھی نہیں لگی اور میں پولٹری کو پکڑنا ہی نہیں چاہتی۔ اس نے رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ میرے سر پر آ پہنچی۔ میں پلک جھپکتے ہی پلٹی اور پولٹری کو ہوا سے دبوچ لیا۔ سمد جو یہ کھیل ہار چکا تھا، اس نے رسی کو اور ڈھیلا چھوڑ دیا۔ مہمان خواتین نے میرے لیے تالیاں بجائیں اور آگے بڑھیں۔ خوشی ہلچی پولٹری کو رسی سے جدا کیا اور کمرے کے وسط میں جا کر اسے کھول دیا۔ سمد نے اس بار پھر کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ کرتیاں، شلواریں، لہنگے اور مکننے کہ جو اس وقت کے تازہ ترین ڈیزائن میں تھے، اور خوبصورت اور مہنگے کپڑے جنہیں دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے۔ ماں نے بھی سمد کے لیے کچھ چیزیں خرید رکھی تھیں، وہ لے آئیں اور اس پولٹری میں رکھ دیں۔ جوتے، انڈرویئر، جرابیں، ایک قمیض، پین کے کپڑے، صابن، نباتات وغیرہ۔ پولٹری کو گرا لگائی اور چھت سے لٹکی رسی کے ساتھ اسے باندھ کر کہا قدم جا، سمجھ سے کہو کہ رسی کو کھینچ لے۔ میں کرسی پر چڑھ گئی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے آواز کیسے دوں۔ یہ پہلی بار تھا کہ مجھے اس کا نام لینا پڑ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے رسی کو کئی بار نیچے کی طرف کھینچا، لیکن یوں لگتا تھا کہ رسی کی طرف کوئی متوجہ ہی نہ تھا۔ وہ لوگ چھت پر گا رہے تھے اور رقص کر رہے تھے۔ ماں مسلسل کہے جا رہی تھی قدم جلدی کرو، اسے آواز دو۔ نچارگی میں نے آواز دی اوگو اوگو اوگو۔ میں اپنی آواز کی لرزش کو محسوس کر رہی تھی۔ ہچھلاہٹ اور شرم میں میرا پورا بدن ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ مجبوراً دوبارہ کرسی کو کھینچا اور پھر رسی کو کھینچا اور آواز دی اوگو 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 سمد۔ میرا دل دک دک کر رہا تھا اور سانس سینے میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ سمد نے میری آواز سن لی تھی۔ وہ دریچے سے کمرے کی طرف جھانکا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نظر اور اس مہربان چہرے کی تصویر نے میرے دل کی دھڑکنیں اور تیز کر دی۔ میں نے پولٹری کی طرف اشارہ کیا، وہ ہنس دیا اور خوشی خوشی پولٹری کو اوپر کی طرف کھینچ لیا۔ چھت پر سمد کے دوست تالیاں بجا رہے تھے اور پاؤں مار رہے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ نیچے اتر آئے اور کمرے میں چلے گئے جہاں مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد دونوں خاندانوں نے بیٹھ کر نکاح اور رشتے کے حوالے سے کچھ امور طے کر لیے۔ اگلے روز سمد کی ماں ہمارے گھر آئیں اور ہمیں دن کے کھانے کی دعوت دی۔ ماں نے مجھے بلا کر کہا قدم جاؤ اپنی بہنوں اور بابیوں کو بتا دو کہ گلین خانم نے کل سب کی دعوت کی ہے۔ میں نے چادر سر پر اوڑھی اور اپنی بہنوں کے گھر کی طرف چل پڑی۔ گلی میں سمد مل گیا۔ اس کے کندھے پر ایک ٹوکری اس نے اٹھا رکھی تھی۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا ایسے لگا جیسے اسے دنیا جہاں کی نعمتیں مل گئی ہوں۔ وہ مسکرا دیا اور ٹھہر گیا۔ ٹوکری کو اس نے زمین پر رکھا اور کہنے لگا سلام۔ میں نے پہلی بار اس کے سلام کا جواب دیا، لیکن ایسا لگتا تھا میں کوئی گناہ کر بیٹھی ہوں۔ میرا سارا بدن لرز رہا تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح وہاں سے بھی بھاگ کھڑی ہوئی۔ میری بہن اپنے صحن میں تھی۔ میں نے اسے پیغام دیا اور کہا دوسری بہنوں اور بابیوں کو بھی بتا دینا۔ اس کے بعد سر پر پاؤں پر رکھ کر گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ میں جانتی تھی کہ سمد ابھی تک میرے لیے گڑی میں کھڑا ہی ہوگا۔ میں چاہتی تھی کہ ایسے گم ہو جاؤں کہ وہ مجھے تلاش نہ کر سکے۔ راستے میں ماموں مل گئے۔ میں نے انہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیچارے کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے کیا ہوا قدم، تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، مجھے ذرا جلدی ہے، مجھے گھر جانا چاہیے۔ ماموں نے جھک کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور کہا اچھا آؤ میں تمہیں گھر پہنچا دیتا ہوں۔ خدا کو یہی منظور تھا۔ میں گاڑی میں سوار ہو گئی۔
गली के मोड़ से जैसे ही मुड़े तो मैंने गाड़ी के अकबी आईने से देखा कि समद अभी तक गली में खड़ा था और हैरान होकर हमारी तरफ देख रहा था। अब दोनों खानदानों का एक दूसरे के घर आना जाना और दावतें करना शुरू हो गया। कुछ माह बाद मेरे बाबा ने एक भेड़ खरीदी। उन्होंने एक मन्नत मान रखी थी जिसे वो पूरा करना चाह रहे थे। माँ ने समद के घर वालों को भी दावत दे रखी थी। हम लोग सुबह सुबह मिनी बस पर सवार हो गए जो बाबा किराए पर लाए थे। भेड़ को गाड़ी की डिक्की में रखा ताकि इमामजादे के हरम में ले जाएं, जो वहां से थोड़े ही फासले पर था। गाड़ी पहाड़ के दामन से गुजरती हुई आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रही थी। ड्राइवर कहने लगा, गाड़ी में इतना वजन हो गया है कि गाड़ी खींच नहीं पा रही, बेहतर है कुछ लोग उतर जाएं। मैं, मेरी बहनें और बाबियां उतर गईं। समद भी हमारे पीछे पीछे दौड़ने लगा। उसका बहुत जी चाह रहा था कि वो इस फुर्सत में मुझसे कुछ देर बात कर ले, लेकिन मैं या तो आगे चली जाती या अपनी बहनों के दरमियान जाकर खड़ी हो जाती और बाबियों से बातें करने लगती। समद अपनी सारी कोशिशों के रायगा जाने पर झुंझला चुका था। इसका कोई बस नहीं चल रहा था। बिलआखिर हम इमामजादे के हरम पहुंच ही गए। भेड़ को ज़िबा किया। कुछ अफराद ने इसका गोश्त जुदा किया और वहां पर आसपास मौजूद लोगों में तकसीम कर दिया। गोश्त का कुछ हिस्सा दिन के खाने के लिए अलग किया और आग गोशे बनाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। हरम के नजदीक एक छोटा सा बाग था जो वक्फ था। हम कुछ लोग बाग में चले गए। दरख्त पर सुरख सुरख चेरियां देखकर मैं खुश हो गई और मैं खुशी से चिल्लाई, अगर चेरियां। समझ गया और चेरियां चुनने लगा। कई बार उसने मुझे आवाज दी कि मैं जाकर उसकी मदद करूं, लेकिन हर बार मैंने खुद को किसी न किसी काम में मसरूफ कर लिया। मेरी बहन और बाबी ने ये सूरत हाल देखी तो उसकी मदद को पहुंच गई। समद ने कुछ चेरियां चुनकर मेरी बहन को दी और कहा, ये कदम को दे देना, वो तो मुझसे भागती रहती है, ये मैंने उसके लिए चुनी है। उसने खुद कहा था कि उसे चेरियां पसंद है। असर तक मैं एक बार फिर समद के सामने न आई। इसके बाद समद कम ही छुट्टी पर आता। माँ कहती थी उसकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। कभी कभार वो जुमेरात या जुम्मा को आता, हमारी तरफ पर भी चक्कर लगा लेता। हर बार वो मेरे लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर लेके आता। एक बार तो वो सोने के गोशवारों की एक जोड़ी ले आया। वो बहुत खूबसूरत थी। ये तो बाद में मालूम हुआ कि उसने इसकी काफी ज्यादा कीमत अदा की थी। एक बार कलाई पर बांधने वाली एक घड़ी ले आया। बाबा ने जब वो घड़ी देखी तो कहा, उसका बहुत शुक्रिया, इसे संभाल कर रखना, बहुत कीमती घड़ी है, असल जापानी है। आहिस्ता आहिस्ता निकाह और शादी की बात होने लगी। रात के वक्त दोनों खानदानों के बड़े मिलकर बैठ गए और रसूमात की अदायगी के हवाले से सलाह मशवरा करते रहे, लेकिन समद और मैंने अभी तक सही से 2 बातें भी नहीं की थी। एक रात हदीजा ने अपने घर मेरी दावत की। दूसरी बाबियां भी वहीं थी। मेरे भाई खेतों को पानी देने गए थे। बाबियों ने रात में मिल बैठकर ये मौका गनीमत जाना और जब सोने लगे तो एक बाबी ने कहा, कदम जाओ बिस्तर ले आओ। बिस्तर एक तारीख कमरे में पड़े हुए थे। इस कमरे में बल्ब नहीं था, अलबत्ता साथ वाले कमरे से आने वाली रोशनी में इसे थोड़ा सा रोशन कर रखा था। बिस्तरे जिस कपड़े में लिपटे हुए थे, इसे मैंने एक तरफ किया तो यूं महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। मैं सख्ते में आ गई, बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने सोचा यकीनन ये मेरा वहम होगा। कपड़ा हटाया तो एक हरकत की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल बंद होने लगा। मैंने कहा, कौन है? कमरा तारीक था। जितना भी आगे पीछे देखती कुछ ना देख पाती। मैं हूं, मत डरो, आओ बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। वो सम्मत था। मैं दोबारा भागना चाहती थी कि वो गुस्से से बोला, फिर भागना चाहती हो? मैंने कहा ना बैठो। मैंने पहली बार उसे गुस्से में देखा था। मैंने कहा, तुम्हें खुदा का वास्ता चले जाओ, ये अच्छी बात नहीं है, मेरी इज्जत हाक में मिल जाएगी। मैं रोना चाहती थी। उसने कहा, मगर हमने किया ही क्या है कि हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। मैंने कोई जजारत या कोई बेअदबी तो नहीं की। तुम्हारी बाबियां जानती हैं, हदीजा बाबी ने खुद मुझे बुलाया है। मैं इसलिए आया हूं कि हम मिल बैठकर कोई बात कर सकें। पागल लड़की, 1 माह बाद हमारी शादी होने तय पाई है, लेकिन अभी तक हमने आपस में एक लफ्ज भी नहीं कहा और ना ही सुना। गोया मैं कोई जिन हूं और तुम कोई पकीजा हस्ती।
جس کے پاس میں پھٹک بھی نہیں سکتا، لیکن یہ محال ہے کہ اپنی بات کہے بغیر میں تمہارے دل کی بات سنے بغیر شادی کے لیے آمادہ ہو جاؤں۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا میرے بھائی آتے ہوں گے۔ اس نے بہت ہی مضبوط لہجے میں جواب دیا، اگر تمہارے بھائی آ گئے تو میں خود ان کو جواب دے دوں گا، فی الحال تم یہاں بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تم مجھے پسند کرتی ہو یا نہیں۔ میں شرم سے مرے جا رہی تھی۔ آخر یہ کیسا سوال تھا؟ میں دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میں اس اندھیرے میں اسے اچھی طرح دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، قدم، میں نے پوچھا ہے تم مجھے پسند کرتی ہو یا نہیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ تم جب بھی مجھے دیکھتی ہو بھاگ جاتی ہو؟ بتاؤ، میں دیکھوں تو تم کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی؟ نہیں نہیں، خدا کی قسم، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں کسی کو پسند نہیں کرتی۔ اس کی ہنسی نکل گئی۔ کہنے لگا، دیکھو قدم جاں، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، لیکن تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی مجھے پسند کرو۔ عشق و تعلق دو طرفہ ہونا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم زبردستی میری بنا دی جاؤ۔ اگر تم مجھے پسند نہیں کرتی تو بتا دو، یقین کرو بغیر کسی مشکل کے میں سارا معاملہ یہی ختم کر دوں گا۔ میں اسی طرح اپنے پاؤں پر کھڑی تھی اور بستروں کے ساتھ ٹیک لگائے سمد میرے سامنے تھا اور میں اندھیرے میں اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے کہا، میں کسی کو پسند نہیں کرتی، فقط آپ سے شرم آتی ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، مجھے پسند کرتی ہو یا نہیں؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تم ایک اچھی اور نیک لڑکی ہو، مجھے تمہاری یہ پاکیزگی اور شرم و حیا بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اگر ہم آپس میں بیٹھ کر بات کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر قسمت میں ہوا تو ہم ایک لمبی زندگی اکٹھی گزاریں گے۔ تم مجھے پسند کرتی ہو یا نہیں؟ میں نے اس بار بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے کہا، اپنے ہونے والے شوہر کی جاں، جواب تو دو، مجھے پسند کرتی ہو یا نہیں؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا، ہاں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اسی لفظ کا منتظر تھا۔ اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کرنا شروع کیا، جلدی ہی میری نوکری ختم ہو جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ کام کروں، زمینیں خریدوں اور اس پر اپنا گھر بناؤں۔ قدم، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہیں میرا سہارا بننا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے عقائد پر بات کرنے لگا اور کہا کہ وہ بہت خوشحال ہے، میری جیسی ایک باحجاب اور مومن خاتون اس کی زندگی میں آئی ہے۔ وہ بہت اچھی باتیں کر رہا تھا، اس کی باتیں میرے لیے خوشی کا باعث بن رہی تھی۔ اس رات میں نے سوچا کہ اس گاؤں میں سمجھ جیسا کوئی مرد نہیں ہے۔ میں نے کوئی ایسا مرد نہ دیکھا تھا جو اپنی بیوی سے کہے، تم میرا سہارا بنو۔ میں کان لگا کر سنتی رہی اور کبھی کبھار کوئی بات کر دیتی۔ وہ کافی دیر تک میرے ساتھ باتیں کرتا رہا اور بہت سی چیزوں کے بارے میں، اپنے گزشتہ واقعات، میری فرار اور اپنی بے چینی، اور یہ کہ وہ کسی آس اور امید میں مجھے دیکھنے آتا تھا اور ہمیشہ کی طرح اسے میری بے تنائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن ایک دفعہ تو جیسے اسے کچھ یاد آ گیا، کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ تم بستر لینے آئی تھی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ میں ہنس دی، کمبل اٹھائے اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ خدیجہ باجی بغیر بستر اور لحاف کے ہی سو گئی تھی۔ دوسری بابیاں بھی صحن میں تھیں۔ وہ اس بات کی گات میں تھی کہ کہیں میرے بھائی موقع پر نہ پہنچ جائیں۔ صبح کے 4 بج گئے تھے۔ سمجھ صحن میں آیا اور تمام بابیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اب مجھے سکون مل گیا اور تسلی ہو گئی۔ اب میں اطمینان سے نکاح اور شادی کے انتظامات کرتا ہوں۔ جب وہ رخصت ہوا تو میں دروازے تک اس کے ساتھ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں اسے رخصت کر رہی تھی۔